हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उन्नति। तो आज हम इस वीडियो में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि तो ये जो है ये लास्ट पार्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का, क्योंकि 3 पार्ट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो इसलिए आज ये लास्ट पार्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। 4 पार्ट्स हो रहे हैं हमारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के। तो चलिए हमने पहले थर्ड पार्ट पे हमने इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे कंडेंसेशन के प्रोसेस के पढ़ा था। तो आज हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फर्स्ट इवापोरेटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर। द वाटर thus obtained is called the distilled water, which is what we use in the laboratory. तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्योर लिक्विड ऑब्टेन कर सकें। तो प्योर लिक्विड ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम पहले वो सोल्यूशन जो हमारा होता है उसको हम पहले इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद कंडेंस करते हैं वेपर को। जो हमारा वेपर जो होता है उसको पहले हम इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद कंडेंस करते हैं प्योर लिक्विड को ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद जो वाटर हमें ऑब्टेन होता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फर्स्ट इवेपोरेटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर। तो ये डिस्टिलेशन की डेफिनेशन हो गई। तो चलिए अब हम एक डिस्टिलेशन की एक्टिविटी भी देखते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर डिस्टिल्ड वाटर इन द लेबोरेटरी, मतलब हम डिस्टिल्ड वाटर कैसे प्रिपेयर करें लेबोरेटरी में। तो स्टेप 1 देखिए, टेक अ फ्लास्क फिटेड विद अ कॉर्क एंड अ यू ट्यूब। तो आपको एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क मीन्स आप ये जो बॉटल देख रहे हैं ना, अब ये बॉटल नीचे से मोटी होती है और ऊपर से पतली सी होती है, तो उस बॉटल को हम फ्लास्क कहते हैं। ऐसी ये बॉटल होती है फ्लास्क। और एक कॉर्क ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें फिट है ऊपर फ्लास्क के ब्राउन कलर का जो होता है, उससे हम फिट करने के लिए, उसको बंद करने के लिए बॉटल को हेल्प करता है वो। तो कॉर्क वो होता है। और यूट्यूब होता है ये, अभी देख रहे हैं फ्लास्क ऊपर कॉर्क है और ये यूट्यूब जो है जिससे पास हो रहा है ये बीच में, उसको हम यूट्यूब कहेंगे। तो आपको एक फ्लास्क लेना है जो कॉर्क से फिटेड है और एक यू ट्यूब लेनी है। उसके बाद फ्लास्क को आपको टैप वाटर से फिल कर देना है। सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर बिलो। तो जैसे जैसे इसमें फिगर में दिखा रखा है वैसे आपको सेट करना है। देखिए जैसे ये फ्लास्क है, फ्लास्क को आपको उसमें कॉर्क फिट कर देनी है, यू ट्यूब आपको उसमें ऐसे फिट करना है, और ये आपको एक टेस्टिंग ट्यूब आपको टेस्टिंग बीकर टाइप आपको यहाँ पर रखना है। और इसका जो यूट्यूब है उसको आपको बीकर में ऐसे डालना है। तो ये आपको ऐसे सेट करना है अपना, ऐसे आपको सेट करना है सारी चीजों को। तो चलिए अब स्टेप 3 देखते हैं। ओके, यस, स्टेप 3 है, fill the beaker with ice cold water and dip the free end of the U tube inside the test tube। तो आपको बीकर जो है हमारे ये जो हमने ग्लास या फिर बीकर आपको जो भी लेना है टेस्ट ट्यूब फॉर्म में, तो आप उसको फिल कर दीजिए आइस कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से आप उसको फिल कर दीजिए। और जो एंड जो होगा यू ट्यूब का, ये जो है यूट्यूब, उसका ये जो एंड है ना, उसको आप उस स्पीकर में डाल दीजिए, टेस्ट ट्यूब में आप अपनी डाल दीजिए। उसके बाद स्टेप 4 है, हीट द फ्लास्क टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। तो जो फ्लास्क है, हमारी जो फ्लास्क बॉटल है, उसको आपको हीट करना है जब तक वो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये हीट हो रही है, जब तक इसकी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आपको इसको हीट करना है। स्टेप 5, the steam that is formed moves through the U tube and reaches the test tube. When the steam comes in the contact with cold test tube, it condenses into vapor. The water is collected in the test tube is the distilled water.
तो जो स्टीम है जो मतलब जो फ्लास्क से जो स्टीम थी तो वो गई, मतलब वो यू ट्यूब से वो हमारी टेस्ट ट्यूब में गई। मतलब जो स्टीम थी जो फ्लास्क में वो यू ट्यूब के थ्रू आपकी टेस्ट ट्यूब में चली गई। और जब जो स्टीम मतलब स्टीम तो गर्म होती है, तो स्टीम जब कोल्ड ठंडे पानी के जब कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाता है वाटर। तो फिर वो वाटर कंडेंस हो जाता है और उस वाटर को मतलब जो टेस्ट ट्यूब में ये जो हमारा बीकर जो है उसमें ये जो वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो क्या हुआ लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर मतलब जो स्टीम थी वो यूट्यूब से पास होके हमारी टेस्ट ट्यूब में आती है। टेस्ट ट्यूब में आने के बाद टेस्ट ट्यूब हमारी ठंडे पानी से होती है, आइस कोल्ड वाटर से भरी हुई होती है। तो उसमें हम जब वो कांटेक्ट में आती है ठंडे पानी की स्टीम तो फिर वो कंडेंस हो जाता है वाटर और उसके बाद वो जो वाटर उसमें कलेक्ट हुआ है टेस्ट ट्यूब में उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको स्केच कर सकते हैं, ऐसे भी आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये डिस्टिलेशन की एक्टिविटी एंड ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। तो चलिए अब हम आगे है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, अगला जो प्रोसेस है, तो चलिए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट सब्लिमेशन प्रोसेस। The change of state from solid to vapor and from vapor to solid without going through a liquid state is called sublimation. तो मतलब जब मतलब स्टेट में चेंज होना सॉलिड से वेपर में, सॉलिड से वेपर में और वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाना स्टेट का, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब कि वेपर मतलब सॉलिड चेंज हुआ वेपर में और फिर वेपर चेंज हुआ सॉलिड में, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में नहीं गया, तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। तो देखिए, सॉलिड कैम्फोर वेपराइजेस एट रूम टेम्परेचर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड फॉर्म। तो जो सॉलिड कैम्फोर जो होता है हमारा, जो सॉलिड हमारा जो होता है वो वेपर मतलब वेपराइज होता है रूम टेम्परेचर में और वो मतलब बिना चेंज नहीं होता लिक्विड फॉर्म में, वो वेपर हो जाता मतलब वेपराइज हो जाता है। सॉलिड कैम्फर जो होता है वो वेपराइज हो जाता है रूम टेम्परेचर में, और रूम टेम्परेचर मतलब जितना रूम टेम्परेचर होता है उसी के हिसाब से वो वेपराइज होता है सॉलिड, और वो लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है, वो वेपर मतलब वेपर में चला जाता है। कैन यू थिंक वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस यूज्ड इन अवर होम्स? क्या आप एक एग्जाम्पल थिंक कर सकते हैं सब्लिमेशन का जो आपके होम्स में यूज हो सकता है? चलिए देखिए, द नैप्थलीन बॉल्स विच अवर मदर पुट इन वुलन क्लॉथ्स वेपराइज डायरेक्टली एंड देयर वेपर्स एक्ट एज इंसेक्ट रिपेलेंट एंड प्रोटेक्ट अवर वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो क्या है कि जो नैप्थलीन बॉल्स जो आपकी मदर हमारी जो मदर होती हैं वो वुलन क्लॉथ में मतलब रखती हैं, तो वो क्या होती है मतलब नैप्थलीन बॉल एक होती है वो हमारी मदर वुलन क्लॉथ में रखती है जो वेपराइज होती है, और वेपराइज जब होती है तो वो इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब इंसेक्ट्स को भगाने में काम आती है, जिससे हमारी वुलन क्लॉथ होती है वो मतलब प्रोटेक्ट करती है इंसेक्ट से, नैप्थलीन बॉल। तो वो नैप्थलीन बॉल तो सॉलिड होती है, उसके बाद वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से फिर वो फिर वो वेपराइज हो जाती है, तो वो इंसेक्ट रेपिलेंट में काम आती है और वो हमारे वुलन क्लॉथ को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, मैं आपको सब्लिमेशन का डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ये हो सकती है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एंड फ्रॉम वेपर टू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन हो सकती है। तो चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है
वो सेपरेट करने में यूज होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब जो चीज जो मैग्नेट से मतलब जो मैग्नेट से इंटरेक्ट हो जाती है उसको सेपरेट करने, उस मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प करता है मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस। जब ना जो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो तो उससे मैग्नेट से इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो मतलब फिर उसको मिक्सचर से सेपरेट करने में हेल्प करता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसकी क्या एक्टिविटीज है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। तो क्लासिफाई गिवन मटेरियल एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, कि हम मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए कि वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, क्लासिफाई करने के लिए। तो चलिए, कलेक्ट कॉमन मटेरियल्स एट होम सच एज पिन्स, क्लिप्स, पेंसिल, इरेजर, वाटर, ग्लास, कोम्ब, नेल्स, कीज, निडल, मतलब वो आयरन नेल्स, कीज, निडल, पेपर एक्सेट्रा। तो आप कॉमन मटेरियल ले लीजिए अपने घर से, जैसे कि पिन ले लीजिए, क्लिप्स ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, इरेजर, वाटर, ग्लास, कोम, नेल्स, मतलब आयरन नेल्स, कीज, निडल, पेपर एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले लीजिए अपने घर से। अब क्या करिए, नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। You will observe that some materials are attracted towards the magnet, whereas other are not. Tabulate your observation. तो अब जो जितने भी मटेरियल्स हैं उनके पास हम मैग्नेट को लेके आइए एक एक करके, मतलब एक आप मटेरियल उठाइए उसको मैग्नेट के पास लेके आइए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीजें जो होती है वो कुछ चीजें मैग्नेट से चिपक जाएंगी लेकिन कुछ नहीं चिपकेंगी। तो मतलब वो मैग्नेट से कुछ चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं होंगी। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को आप टैब्यूलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सल्फर है और ये आयरन फिलिंग्स है। तो मैग्नेट जब आपने रखा तो आयरन फिलिंग्स तो आपके मैग्नेट से मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेट से चिपक जाएंगी, बट सल्फर नहीं होगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन की एक एक्टिविटी थी और ये भी आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस था। मैग्नेटिक सेपरेशन की डेफिनेशन हो सकती है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो मतलब जितने भी उन डेफिनेशंस हैं और मतलब सबकी मैं डेफिनेशन जितने भी हमारे प्रोसेस थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब हमारे सारे सेपरेशन जो थे, सेपरेशन के जितने भी प्रोसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। तो अब हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे और जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं उनके बारे में अब जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला तो हमारा मिक्सचर, तो हम पहले उन्हीं को पढ़ते हैं। अ मिक्सचर इज मेड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड बट दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। मिक्सचर तब बनता है जब दो या फिर उससे ज्यादा जब सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं जब, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड। द कंपोनेंट्स ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो मतलब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं। अगर केमिकली हो गए वो तो वो सेपरेट नहीं हो सकते। केमिकली अगर वो कंबाइंड हो गए तो वो सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन वो केमिकली सेपरेट नहीं हुए, वो फिजिकली सेपरेट हुए हैं, मतलब फिजिकली वो कंबाइन हुए हैं, तो इट मीन्स कि वो सेपरेट हो सकते हैं। तो वो फिर मिक्सचर सेपरेट हो सकता है और जो कंपोनेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वही रहती हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वेरिएबल। तो जो कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है फिर वो वेरिएबल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दो कैटेगरीज है मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए इन दोनों मिक्सचर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर all the substances are evenly distributed throughout the mixture. For example, a mixture of solution of salt and water. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि सॉल्ट और वाटर। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो मतलब मिले हुए होते हैं साथ में।
वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं होमोजीनियस के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, चलिए, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर the substances are not evenly distributed. For example, a mixture of chocolate, chips, cookies and pizza. तो heterogeneous mixture में जो substances होते हैं वो distributed नहीं होते, मतलब साथ में मिले हुए नहीं होते, जैसे कि चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गई, कुकीज हो गए, पिज्जा हो गया। तो वो सारे अगर हम एक साथ मिक्स करके रख दें तो साथ में डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी है एक साथ, मतलब पूरा वैसे मिक्स थोड़ी है। जैसे सॉल्ट और वो पूरा डिसएपियर हो जाता है उससे, सॉल्ट मतलब जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं मिक्स करते हैं तो पूरा डिसएपियर हो जाता है, लेकिन चॉकलेट, चिप्स, कुकीज और पिज्जा का मिक्सचर डिसएपियर नहीं होगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो चलिए अब हम एक पिक्चर देखते हैं, डायग्राम, जिससे हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को अच्छे समझेंगे। हाँ पे देख रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये जो है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स है वो अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग बॉल्स है, ये पिंक बॉल्स अलग हैं, ग्रीन बॉल्स अलग अलग हो रखे हैं, लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सारी बॉल्स बराबर हैं। ये देखिए इसमें ग्रीन बॉल्स 1 to 5 ग्रीन बॉल्स हैं और पिंक बॉल उससे ज्यादा हैं, वो मतलब बराबर नहीं है वो बॉल्स, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें सारी बॉल्स बराबर हैं। तो ये हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस होता है। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी भी चलिए देख लेते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसको आप करके भी देख सकते हैं जितने भी एक्टिविटीज हैं। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, एड 2 teaspoons of common salt to it. Stir well, not taste the mixture from any side of the glass. Did you notice that no matter which part of the mixture you take, it tastes the same, such as the mixture in which all the constituents are uniformly spread and each part has the same properties is called a homogeneous mixture. तो आप ग्लास लीजिए, मतलब पूरा पानी से भरा हुआ, उसमें 2 टीस्पून आप कॉमन सॉल्ट की डालिए और फिर उसको अच्छे से स्टिर करिए। अब आप उस मिक्सचर को किसी भी साइड से आप उसको टेस्ट करिए। आप नोटिस करेंगे कि आप किसी भी पार्ट से आप टेस्ट करिए, कोई मैटर नहीं करता आप किस पार्ट से टेस्ट करें, वो हर पार्ट से आपको सेम ही टेस्ट करेगा। तो सच जो वो मिक्सचर होता है जिसमें सारे जो हमारे जो कंपोनेंट, सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारे स्प्रेड होते हैं हर जगह, और उनके जो पार्ट होते हैं वो एक सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड होते हैं और वो मतलब उसमें क्या होता है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और मतलब कि वो हमें पूरे अच्छे से मिक्स नहीं होते वो। और देखिए, टेक सम शुगर एंड सम राइस ग्रेन्स इन अ बॉक्स, मिक्स वेल, द बॉक्स विल हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ शुगर and rise at the different places. Such a mixture in which all the constituents are not uniformly spread and each part has different properties is called a heterogeneous mixture. तो आप कुछ शुगर लीजिए और कुछ राइस ग्रेन लीजिए बॉक्स में, उसको अच्छे से मिक्स करिए। तो जो बॉक्स जो होगा उसमें डिफरेंट अमाउंट की शुगर होगी और डिफरेंट अमाउंट के राइस होंगे अलग अलग प्लेसेस से। जैसे एक प्लेस पे थोड़े से राइस है तो और उधर ज्यादा शुगर है, एक प्लेस पे थोड़ी सी शुगर है तो ज्यादा राइस है। तो जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते, मतलब हर जगह फैले हुए नहीं होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। मिक्सचर क्या होता है वो भी हमने अब देख लिया। तो अब हम एक देखते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो क्या होता है। तो देखिए, अ सोल्यूशन इन विच अ सॉल्यूट कैन स्टिल बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट में जो हम उसमें डाल रहे हैं, मतलब हम किसी चीज में, जैसे वाटर है, जैसे वाटर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो वाटर एक सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्ट होगी वो एक सॉल्यूट होगी। जिसको हम डालते हैं, जिसको मिक्स करते हैं उसमें,
वो सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें हम मिक्स करते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो मतलब जिसमें आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाओ उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मतलब उसमें आप जितना चाहो उतना आप सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन वो सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। मतलब जैसे आपने सॉल्ट डालते रहे तो एक टाइम आएगा आपके पास जब सॉल्ट उसमें और डिसॉल्व नहीं हो सकती है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो अब हम एक और चीज देखते हैं, वाटर एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब आप उसमें कोई भी चीज डिसॉल्व कर लो, वो डिसॉल्व मतलब उसमें कोई भी चीज आ जाएगी, सैंड सॉल्ट, मतलब सारी चीजें आप उसमें डाल के देख सकते हो। तो देखिए, वाटर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट एज कम्पेयर टू एनी अदर लिक्विड। ये वाटर है वो कैपेबल है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कितने भी सॉल्यूट, कितने भी सब्सटेंस वाटर में डालो, वो कितने भी सॉल्यूट मतलब सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं अपने में। मतलब अगर कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में। This makes an universal solvent which is useful to all living beings. तो वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है जो सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। About 71% of our earth is covered with water and about 60% of our body is made up of water. हमारी जो अर्थ है वो 70% जो है वो वाटर से कवर है। 70% उसमें वाटर, 71% वाटर से कवर है, 71% वाटर अर्थ में है और 60% ऑफ वाटर हमारी बॉडी में, मतलब 60% ऑफ वाटर की हमारी बॉडी बनी हुई है। प्लांट्स टू एब्जॉर्ब मिनरल्स बिकॉज मिनरल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। प्लांट्स में मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में वो मिक्स हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो फूड होता है वो अलग अलग सोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि आप मतलब जो कैक्टस होता है वो अपनी ट्रंक में वाटर स्टोर करके रखता है, आपको पता होगा। तो नॉट ओनली मिनरल्स, वाटर इज एबल टू डिसॉल्व गैसेज एज वेल। सिर्फ मिनरल्स नहीं, वाटर गैसेज भी डिसॉल्व कर सकता है। कैसे देखिए, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन ओशंस। जो इम्पोर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ जो होती है ओशन में, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। थस वाटर नीड्स टू बी सेव्ड एंड कंजर्व। तो इसलिए वाटर को सेव कर सकते हैं और कंजर्व करने के लिए। तो देखिए कैसे वो गैसेस, आपको पता होगा कि कैसे वो गैसेस वो मतलब डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो लेती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर सच एज सैंड और वुड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस if we can regain the original solute and solvent by any method, then that change is called physical change. But if it is impossible to get back the solute and the solvent in a solution, then it is a chemical change. तो जो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते वो इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये आपको पता है। जैसे कि सैंड और वुड वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। और अगर मतलब आप जैसे हमने कोई चीज, जैसे सॉल्ट हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व, मतलब सॉल्ट हमने वाटर में डिसॉल्व की, तो हम उसको किसी भी मेथड से हम उसको वापस ला सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इवापोरेशन के प्रोसेस से हम उसको फिर से सेपरेट कर सकते हैं अपने सॉल्ट और वाटर को। तो उसको मतलब हम किसी भी मेथड से अगर हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वापस ला सकते हैं उसके ओरिजिनल में, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है। और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज
हम और जो हमारा आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डीपली हम उसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वापस लाना, वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स में। तो चलिए अब हम एक चीज देखते हैं इसमें आगे क्या है कि if we go on adding salt to the water 1 teaspoon at a time and stir continuously, then there will be a stage after which no more salt it would dissolve. तो अगर हम सॉल्ट को ऐड करते रहेंगे वाटर में, जैसे 1 टीस्पून एक ही टाइम में, तो जैसे हम करते रहेंगे, उसको स्टिर करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो एक स्टेज आएगा जब सॉल्ट वाटर में और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकेगी। दिस इज द पॉइंट सैचुरेशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर। तो ये पॉइंट आता है जब हम वाटर को सैचुरेट करें, तो मतलब अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, अभी आपने वही पढ़ा था कि सैचुरेटेड वो होता है जब ज्यादा और जो सॉल्यूट होता है वो फिर से मतलब और सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, और अनसैचुरेटेड वो जब और ज्यादा जो सॉल्यूट हो सकता है वो डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में। तो अब ये टाइम आता है जब हम जो सॉल्ट है उसको हम सैचुरेट करें। तो नाउ लेट अस हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऐड मोर सॉल्ट टू इट। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब आया है, अब हम उसको हीट करते हैं और उसमें और सॉल्ट डालते हैं। यू विल नोटिस दैट द सॉल्ट अगेन गेट्स डिसॉल्व। तो आप नोटिस करेंगे कि जो सॉल्ट है वो और डिसॉल्व हो गई। Thus we conclude that heating increases the solubility of a solute in a solvent. तो ये हमें बताता है कि अगर हम किसी चीज को तो अगर हीटिंग में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूट के एक सॉल्वेंट में। तो देखिए, गैसेस लाइक सॉलिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अभी जो मैंने आपको बताया वही सेम बात है। जो गैसेस होती हैं जैसे कि सॉलिड, मतलब गैसेस जो होती हैं वो सॉलिड के तरह ही वाटर में सॉल्युबल होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं जो डिसॉल्व होती हैं वाटर में, तो मतलब अपनी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए। एज अपोजिट टू सॉलिड्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस with an increase in temperature as gases escape from water when it is heated. तो वो मतलब सॉलिड के अपोजिट जो गैसेस होती हैं वो डिक्रीज होती हैं जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। मतलब जैसा जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, तो जब हम हीट करेंगे गैसेस को तो वो एस्केप होती है, मतलब वो वेपर बन के उड़ जाती हैं। तो इसलिए बोला गया कि उसके जो वो एस्केप होती हैं वो हीट, जब वाटर को हम हीट करते हैं तो इसलिए जो गैसेस होती हैं वो जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो गैसेस जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पूरा चैप्टर, एंड हमारा ये पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जितने भी डेफिनेशन है एंड समरी है वो मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। एंड अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय गाइस।